So good morning students, once again it's Vikas Jain from SIRT. Well friends, ये समा कुछ एग्ज़ाम्स का है. एग्ज़ाम्स बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं एंड ऑब्वियसली you all are bit worried for the MCQs and the minutes of various topics. So well friends, today we are going to have a small discussion on the various topics related to report प्रेसी. Yes. दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन प्रेसी से. प्रेसी थोड़ा सा अपने स्वरूप के कारण, अपने पर्पस के कारण, अपने मीनिंग के कारण आजकल प्रिसाइज भी कहा जाता है. जी हाँ, प्रेसी बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है. लीजिए पहला क्वेश्चन तो यही हो गया. द वर्ड प्रेसी हैज़ बीन ड्रिवन फ्रॉम, और ब्लैंक छोड़ दिया आपके लिए, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, Greek or any other language. So basically the word précis has been driven out from French. Clear? précis एक फ्रेंच वर्ड है और इसका अर्थ होता है कंसाइज. इसीलिए हमने कहा था प्रेसी को आजकल प्रिसाइज भी कह देते हैं. माने जो काम की बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो कीमती चीज़ें हैं, वो एक साथ ला ली. बाकी जो अननेसेसरी था, अननेसेसरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस पैराग्राफ में जो हटाया जा सकता था और जिससे पैराग्राफ का पर्पस या मीनिंग चेंज ना हो, उसे हटा दिया जाता है. एंड दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग. तो पहली चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी कि प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड है. दूसरा, इसका मीनिंग समराइजिंग है. समरी और प्रेसी में जो टेक्निकल डिफरेंस है वो भी अपने ज़्यादा दिमाग लगाने की उस पर ज़रूरत नहीं है. अभी हमें समझने की ज़रूरत है प्रेसी राइटिंग क्या है. तो प्रेसी राइटिंग कंसाइज करना है किसी भी दिए हुए पैसेज को, पहली चीज. दूसरा, इट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज समराइजिंग. ठीक है. अब एक स्टैंडर्ड प्रेसी में यदि हम बात करें तो वो अपने ओरिजिनल पैराग्राफ का 1/3 होता है. A standard précis is 1/3 of its actual paragraph. और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सामान्य तौर पर, नॉट थंब रूल, लेकिन सामान्य तौर पर प्रेसी एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है until and unless it is a précis of a very big paragraph और article. सामान्य तौर पर से एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है. अपने मूल पैराग्राफ का नियरली 1/3 होता है. होप कि आप प्रेसी के साथ अब इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हैं, है ना. अब प्रेसी में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि प्रेसी में ऑब्जेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है. व्हाट डज इट मीन बाय ऑब्जेक्टिवनेस? ऑब्जेक्टिवनेस का अर्थ होता है कि जहाँ पर हम अपने मन के भावों को नहीं डालते हैं, जो है वही बताया जा रहा है. दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिवनेस. ठीक है. उसमें अपने व्यूज ऐड नहीं करना है. हाँ, द वर्ड कैन बी चेंज्ड. यस, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि प्रेसी में वर्ड भी चेंज नहीं हो सकते. बिल्कुल हो सकते हैं भाई. इट कैन बी रिटन इन योर वर्ड्स विदाउट एडिंग योर ओन व्यूज. दोनों चीजों में फर्क है. Without adding your own views, you can write down précis in your own words. कभी कभी ये आता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ट्रू फॉल्स में हो सकता है कि कैन आवर ओन व्यूज बी एडेड इन द précis? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेइंग नो, अपने व्यूज ऐड नहीं हो सकते हैं. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है, वो फीचर होता है ऑब्जेक्टिवनेस का. जो उसका केंद्रीय भाव है वो वही रहेगा, अपने व्यूज ऐड नहीं होंगे. क्लियर है? प्रेसी के लिए एमसीक्यू के हिसाब से दिस इज मोर और लेस इनफ, है ना. 3 से 4 क्वेश्चन इसमें निकल कर आते हैं प्रेसी से. अब आते हैं अपन रिपोर्ट पर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिपोर्ट? ध्यान से सुनिए, हमने रिपोर्ट नहीं बोला था, सही प्रोनाउंसिएशन ही उसका रिपोर्ट है. रिपोर्ट. अब
है क्या ये? देखो, यदि हम रिपोर्ट का आशय समझ लें तो शायद हम उसकी मीनिंग को भी समझ लेंगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री और पोर्ट, माने कैरी बैक। बेसिकली रिपोर्ट उस व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है जो किसी इवेंट पर उपस्थित था, और लिखी उस व्यक्ति के लिए जाती है जो वहां पर उपस्थित नहीं था और उस इवेंट की जानकारी चाहता है किसी निर्णय को लेने के लिए। तो रिपोर्ट इज रिटन बाय द पर्सन who was present at the particular event or is investigating a particular event for the person, and he is writing that report for the particular person who wants to utilize the information to take a certain decision and was not present at the scene or the event. Clear? So this is basically report. अब एक छोटा सा आपको वर्ड मैंने थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। रिपोर्ट वर्ड कहाँ से आया है? ये लैटिन का है कि ग्रीक का है कि फ्रेंच का है कि इंग्लिश का है? थोड़ी सी आपको इसके साथ खुद को एक बार सभी क्वेश्चन के आंसर हम देंगे और कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर देना। जिसके गलत होंगे उसको करेक्ट कर देंगे हम। From which language the word report has been driven? किस लैंग्वेज से वर्ड रिपोर्ट लिया गया है? थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। हाँ, इट विल बिल्ड अप योर मसल्स ऑफ द ब्रेन। रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है यू एटीट्यूड। एज सच पूरे कम्युनिकेशन में यू एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बट इन स्पेशली रिपोर्ट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ रिपोर्ट। क्योंकि यदि जिस पर्सन को लिखी जा रही है वो रिपोर्ट उसके अनुरूप नहीं लिखी जाएगी तो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होगा। सो रिपोर्ट इज रिटन अकॉर्डिंग टू द रीडर, नॉट अकॉर्डिंग टू द राइटर। यू एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ रिपोर्ट। क्लियर? रिपोर्ट एक फॉर्मल राइटिंग है। टेक्निकल रिपोर्ट थोड़ा सा बाकी रिपोर्ट से अलग होती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एलिमेंट से आता है हमारे यहाँ पे यू एटीट्यूड से आता था कि इसके अंतरात्मा है यू एटीट्यूड। अब इसका ये नहीं समझ लेना कि इसके भाग जो रिपोर्ट के भाग होते उसमें भी कहीं यू एटीट्यूड होता है, क्योंकि एलिमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट, जो पूरी रिपोर्ट है, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट कितने भागों में बटी होती है? तो ध्यान रखना, मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फ्रंट मैटर, द मेन मैटर एंड द बैक मैटर। द फ्रंट मैटर, द मेन मैटर एंड द बैक मैटर। तो रिपोर्ट इज रिटन इन द 3 पार्ट्स। First, the main front matter, second is main matter and third is back matter. Clear है? होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम रिपोर्ट के फ्रंट मैटर की कुछ चीज़ों पर, आपको वो ध्यान से समझना है। देखिए, द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, ये हमेशा फ्रंट मैटर का पार्ट होता है। बहुत सारे लोग बोलचाल में से इंडेक्स कह देते हैं। आपको ये चीज़ें आ सकती हैं एमसीक्यू में। आप एक टेक्निकल रिपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि जो स्टार्टिंग में होता है दैट इज कॉल्ड द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, इट इज द पार्ट ऑफ फ्रंट मैटर। ठीक है? कवर पेज, टाइटल, समझ में आया? ये फ्रंट मैटर के पार्ट हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रंट स्पाइस। याद रखने के लिए एक सिंपल तरीके से समझो, जो स्पाइस ऐड कर दे, जो उस रिपोर्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करे, क्या रिपोर्ट को उसको देखकर, उस फ्रंट पेज को देखकर या कवर पेज को देख के आपके अंदर रिपोर्ट को देखने की या पढ़ने की इच्छा हो, दैट इज कॉल्ड फ्रंट स्पाइस। अब फ्रंट स्पाइस में है क्या, या फ्रंट स्पाइस होता क्या है? तो बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ विंडो।
It's a sort of window that may contain the drawing, map, or any picture or such that which can add the spice or which can create the curiosity in the reader's heart or mind to read that report. ये नॉर्मली जैसे आपने एक बुक देखी होगी, बुक में जो फ्रंट पेज कवर पेज पर वो एक जो चित्र बना रहता है जो आपके अंदर आग लगाता है कि इसको खोल कर देखें, इसको पलट कर देखें, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फ्रंट स्पाइस. इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रंट मैटर. क्लियर है? इंडेक्स इज द पार्ट ऑफ बैक मैटर. ध्यान रखिए, इंडेक्स इज द पार्ट ऑफ बैक मैटर, नॉट द फ्रंट मैटर. ये आपके लिए आ सकता है. उसमें ऑप्शन दे दिए हैं. इंडेक्स इज द पार्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है इंडेक्स इज द पार्ट ऑफ, और 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रंट मैटर, द मेन मैटर एंड द बैक मैटर. अब यहां पर आपके लिए ध्यान रखना होगा कि लिस्ट ऑफ कंटेंट्स फ्रंट मैटर का पार्ट है, वहीं पर इंडेक्स बैक मैटर का पार्ट है. क्लियर है? गॉट द वर्ड? होप. ठीक है. अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए. बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी इज नॉर्मली अ सॉर्ट ऑफ लिस्ट that is available in the report for just indicating that the certain things can be seen in that particular books or the reports also. Basically आपने बिब्लियो वर्ड जो है वो रूट वर्ड है जो बुक से जुड़ा हुआ है, जो बुक की जानकारी देता है कि इस विषय पर और कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं. डेट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी. तो आपको रिपोर्ट के संदर्भ में अपन जो बात कर रहे थे उसके लिए है ये. ठीक है ना? फिर रेफरेंस. जिन सोर्सेस से आपने अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में इंफॉर्मेशन ली है वो कहलाते हैं रेफरेंसेस. ये सब आपके एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं. होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है एंड यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद रिपोर्ट में एक चीज़ ध्यान रखना कि कहीं कहीं ये कहा जाता है कि भाई फ्रंट पार्ट या फ्रंट मैटर के में कितने एलिमेंट्स होते हैं, मिडल या मेन मैटर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, बैक मैटर में कितने एलिमेंट्स होते हैं. नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो डिस्प्यूट लेकर चलते हैं. कुछ बुक्स में 10 एलिमेंट्स दिए हैं, कुछ में 9 दिए हैं, कुछ में 11 दिए हैं. तो इसके लिए अनावश्यक आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, लेकिन कौन कौन से एलिमेंट किस किस में हैं ये आपको ध्यान रखना होगा कि फ्रंट मैटर का एलिमेंट क्या क्या है, बैक मैटर का एलिमेंट क्या क्या है, मेन मैटर का एलिमेंट क्या क्या है. इसके लिए हम एक बहुत डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे आपके लिए. तब तक के लिए आपको हमें लगता है कि 4th यूनिट से कुछ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं यू आर कंफर्टेबल विद दैम एंड होप कि आप इनके साथ अच्छी तरह वर्कआउट कर पाएंगे. So by that time, have a very good day. Enjoy yourself.